हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 21 एंड 22 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है कि हम आगे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो अपने टारगेट हमने सेट कर रखा है उसको फुलफिल करने में हमें मदद करे, हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन दे। सो बेसिकली आज भी मैंने एक इम्पोर्टेंट कोट निकाल कर आए हैं जो देख सकते हो काफी ज्यादा लिंक्ड है हमारे प्रिपरेशन से। द टॉपिक इज डोंट फोकस ऑन द पेन, फोकस ऑन द प्रोग्रेस। अब देख लो, जो थीम या फिर जो जर्नी आपने सेलेक्ट की है, आपको पता है कि इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है, लेकिन अगर हम उस पेन पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। हमें हमेशा इस बात पर फोकस करनी है कि उस पेन का सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज इफ अगर हम पेन पर ही फोकस करेंगे तो जो इन्वायरमेंट है हमारा वो उसी प्रकार का माहौल भी क्रिएट करती है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। इसीलिए रेदर फोकसिंग ऑन द पेन, फोकस ऑन द सॉल्यूशन, फोकस ऑन द कि आगे कैसे समस्याओं की समाधान की जा सकती है, सो दैट हमारा पेन रिड्यूस हो, ना कि हमें पेन से भागने की जरूरत है। सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोग्रेस, बिकॉज प्रोग्रेस ही आपके पेन को कम करेगा। पेन आपके पेन को कम नहीं करेगा। इट इज द प्रोग्रेस दैट विल रिड्यूस योर पेन, दैट विल मेक योर जर्नी हैप्पियर एंड ऑलवेज ट्रैक योर प्रोग्रेस कि भाई साहब मैं कहाँ पहुंचा हूँ, कितना दूर पहुंचा हूँ एंड कितना इफेक्टिव जो है हमारी स्टडी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्टडी करते हैं लेकिन स्टडी का ट्रैक नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा समय है वो बर्बाद होता है। तो हमें कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है कि कहाँ पर समय बर्बाद हो रहा है, और एक बार उस पॉइंट को पकड़ लेने के बाद हम अपने में सुधार कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली जो हमारा प्रोग्रेस का ग्राफ है वो और ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। 6 आर्टिकल आज डिस्कस करने हैं। पहला आपका गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका 5 साल हो चुका है, तो क्या बेसिक फीचर्स है इस स्कीम की, एंड वैसे तो जो आपका ये स्कीम है इसमें आपको किस वे में प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जो बेसिक फीचर है उसको हाईलाइट किए जाने चाहिए, इसके क्या वीकनेस हो सकते हैं वो आप देखना, एंड प्रोज मतलब बेसिकली इसके लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होंगे, एंड वे फॉरवर्ड आपको भी पता है, इट इज बेसिकली कंक्लूजन। तो यहीं से निकाल सकते हो, या फिर अगर कोई वल्नरेबल सेक्टर्स या फिर हाउसिंग से जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा तो एक डाटा आपको याद रखना होगा कि बेसिकली हाउसिंग टू ऑल का जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ने देखा है उसको बाय 2022 कंप्लीट करना है। तो आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, बट सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि ये कौन से टॉपिक में कवर करेंगे। टॉपिक आपको ध्यान से देखने चाहिए अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो आप देख सकते हो, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो स्कीम लाई किस लिए गई थी, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में जो पुअर हाउस होल्ड है उनके पास घरों की कमी है, लैंडलेस है, एंड बिकॉज दे डोंट हैव द होम, उनको और अन्य प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि बाय द ईयर 2022 हाउसिंग टू ऑल प्रोवाइड किया जाए, एंड इसके लिए आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लॉन्च की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण है, एक अर्बन भी होता है, यहाँ पर हम अर्बन की बात कर रहे हैं। इसके तहत बेसिकली आपका 2.95 करोड़ हाउसेस बनाई जाएंगी
और इसमें जो बेसिक एमिनिटीज, बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड किया जाएगा 2022 तक। ठीक है, तो बेसिक कम्युनिटीज फॉर एग्जांपल आपका वाटर हो गया, फॉर एग्जांपल आपका जो टॉयलेट हो गया, ये सब बेसिक कम्युनिटीज है, ये सब भी इसमें होनी चाहिए। और अगर हम इस स्कीम के स्टेटस की बात करें तो अभी तक यानी कि नवंबर 2021 तक अप्रोक्स 2.09 करोड़ हाउसेस सैंक्शन यानी कि अप्रूवल दे दिए गए हैं, लेकिन 1.63 करोड़ हाउसेस को अभी तक कंप्लीट किया गया है। तो मान सकते हो टोटल हाउस बनाने का जो टारगेट था गवर्नमेंट का 2.95 करोड़ था, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड लगभग 50% से एबव हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट भी कह सकते हो इस स्कीम की। 5 साल में आपका ये मोर देन 50% हुआ है। अभी आपका 1 साल और बचा है, तो देखते हैं कि ये जो कंप्लीशन है टारगेट का होगा या नहीं होगा। आप हमें बताओ क्या हो सकता है कंप्लीट आने वाले 1 साल में, जो कि हमारे ईयर 2022 है। एंड फीचर्स ऑफ PMAY ग्रामीण यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्या फीचर है। तो पहली बात तो ये कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज पर द हाउसिंग डेप्रिविएशन पैरामीटर, है ना। सर्टेन पैरामीटर्स गवर्नमेंट निकालती है, उस आधार पर बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। एंड अदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड अंडर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2021। अब ये कास्ट सेंसस से बेसिकली डाटा निकाले जाते हैं, है ना। बेस्ड ऑन दैट आपका ये बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्राम सभा का भी रोल इसमें है, बिकॉज ग्राम सभा भी वेरीफाई करेगी कि क्या ये व्यक्ति या ये हाउस होल्ड बेसिकली इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रोल ऑफ बेसिकली लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो ग्राम सभा है वो वेरिफिकेशन के बाद ही आपका बेनिफिशियरीज एलोकेट होगा, उसको अप्रूवल मिलेगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो घर बनाए जाएंगे, आपको ही पता है इंडिया की फिजियोग्राफी, एक तो आपका प्लेन एरियाज है, जैसे हम नदर्न प्लेन कहते हैं, बिहार, यूपी, ये सब प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। दूसरा आपका हिली स्टेट्स आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, एंड डिफिकल्ट एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर आपका उत्तराखंड हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न को ले लो, ये सब आपका डिफिकल्ट टेरेंस, हिली पहाड़ी इलाके हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर कोस्ट जो है वो ज्यादा लगेगा। दैट्स वाई प्लेन एरियाज के लिए जो पैसे एलोकेट किए गए हैं 1.2 लाख रुपीज दिए जाते हैं। एंड जो हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या डिफिकल्ट एरियाज है, उनके लिए 1.3 लाख रुपीज एलोकेट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो। ठीक है, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो आपका स्कीम है ये कन्वर्जेंस करता है अदर स्कीम्स के साथ। यानी कि फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट है, मैंने आपको बताया बेसिक कम्युनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे जाएंगी हाउसेस में। तो जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट है वो कहाँ से आपका लेवरेज किया जाएगा, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है यहाँ से आपका टॉयलेट की जो असिस्टेंस है वो प्राप्त हो जाएंगी। एंड अलॉन्ग विथ व्हाट, जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, इन सब के लिए भी आपका स्कीम चल रहा है। आपने सुना भी होगा सौभाग्य योजना, या फिर ये जो आपका पाइप ड्रिंकिंग वाटर बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड, ये सब जो आपने टारगेट सुना होगा। ठीक है, या फिर LPG गैस कनेक्शन देने की बात है अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो इन सब का भी कन्वर्जेंस हो जाएगा। एंड लोन फैसिलिटीज की भी सुविधा है, 70,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है विलिंग बेनिफिशियरीज को। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी अच्छी खासी यूज यहाँ पर की जा रही है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। एंड मॉनिटर की जाती है इस स्कीम की इंड टू इंड ई गवर्नेंस सॉल्यूशन के माध्यम से। यानी कि जो भी आपके हाउसेस है कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसका डाटा जनरेट किया जाता है, बेसिकली अपलोड किया जाता है सेंट्रल सर्वर पर, सो दैट ट्रैक किया जा सके कि कितना प्रोग्रेस हुआ। इस इमेजेज बेसिकली कैप्चर किए जाते हैं, है ना। अलोंग विथ आवास सॉफ्ट एंड आवास ऐप, तो इन सब
टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका मॉनिटर की जाती है, आपका गवर्नेंस की जाती है। तो इससे क्या होगा कि गवर्नेंस में भी सुधार होगा। तो अगर हमें गवर्नेंस में सुधार करना है तो एक तो आपका टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो यहाँ से ये बात निकल कर आ रही है। एंड जो आपका आवास सॉफ्ट है, ये बेसिकली डाटा एंट्री के लिए बेसिकली फंक्शंस प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी डाटा डालने हैं फॉर ट्रैकिंग ऑफ द हाउसेस, कि वो बनी है या नहीं बनी है, कितनी बनी है, उसके लिए आपका आवाज सॉफ्ट है। एंड मल्टीपल स्टैटिक्स विच इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। तो हमने बात किया इस स्कीम की डिटेल में। एंड अगर हम बात करें एडिशनल मेजर्स क्या लिए गए हैं ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये याद रख सकते हो आप। तो पहली बात तो ये कि लैंडलेस मॉड्यूल का कंसेप्ट आवास सॉफ्ट में लाया गया है, यानी कि जो लैंडलेस बेनिफिशियरीज हैं, लैंडलेस बेनिफिशियरी यानी कि जिनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो जो लैंडलेस बेनिफिशियरीज है इन द परमानेंट वेट लिस्ट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसको आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उसको मैप किए जाएंगे। एंड जो अवेलिंग लैंड है या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिए जाएंगे, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके स्टेटस को भी कैप्चर या ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। एंड ई टिकटिंग सिस्टम भी है। ई टिकटिंग सिस्टम यानी कि ग्रीवेंसेस, अगर कोई समस्याएं हैं बेनिफिशियरीज को, तो वो एड्रेस कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रेज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो या फिर नॉन टेक्निकल इश्यूज हो। तो ई टिकटिंग सॉल्यूशन फॉर ग्रीवेंस रेड्रेसल, ठीक है। एंड वी हैव द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके तहत आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा बेनिफिशियरी को, तो इंटरमीडिएरी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप हमें बताओ कि ये जो आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में, कि क्या सच में वहां पर इंटरमीडिएरीज का रोल खत्म हो गया है? क्या सच में जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट भेजती है अकाउंट में, वो सच में उतने ही पैसे आते हैं, या फिर बीच में आपका इंटरमीडिएरीज का भी इफेक्ट देखने को मिलता है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन एक बात और आप बता सकते हो कि क्या क्या बेसिकल इश्यूज है इस स्कीम। ये स्कीम तो बाकी अच्छी है, लेकिन चुनौतियां भी है। फॉर एग्जाम्पल इसके इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, अन्य क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेज इस स्कीम को लेकर आप हमें बता सकते हैं, या फिर इसके कॉन्स को बता सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन रिलीज्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट ऑफ द स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के बारे में हम जानेंगे। एंड यूनाइटेड नेशन ने इम्पैक्ट रिपोर्ट इस इनिशिएटिव के बारे में रिलीज किया है। तो क्या है ये स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली सिलेबस को देखते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारा सिलेबस है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम एंड देयर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपका यूनाइटेड नेशन आ जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो जो स्पॉटलाइट इनिशिएटिव है, सबसे पहली बात तो इसी को समझ लो। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव बेसिकली वैश्विक लेवल पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक प्रयास है, टारगेटेड एफर्ट है, जिसके तहत जिस भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट द वोमेन, अगेंस्ट द गर्ल्स, उसको खत्म करना है। तो स्पॉटलाइट इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो आपको क्या आंसर देना है आपका, बेसिकली टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो आपका इम्पैक्ट रिपोर्ट है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव का, इसने हाईलाइट किया है कि जो वायलेंस है अगेंस्ट द वोमेन वो बढ़ी है, और वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन बढ़ने का मतलब क्या हुआ है कि शैडो पेंडेमिक बढ़ा है। अब आपने पेंडेमिक के बारे में सुना होगा, लेकिन शैडो पेंडेमिक क्या है? तो शैडो पेंडेमिक का मतलब ये हुआ कि जब डोमेस्टिक वायलेंस की जो केसेस है वो बढ़ने लगती है, तो उसे हम शैडो पेंडेमिक का नाम देते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं कोविड-19 पेंडेमिक का परिणाम है, बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन एंड वुमेन हाउस होल्ड में ही रह रही, एंड अल्टीमेटली जो आपका वायलेंस है वो ज्यादा बढ़ने को दिखा है, ठीक है। एंड शैडो पेंडेमिक टर्म आपको याद रखनी है। शैडो पेंडेमिक क्या है?
ठीक है। और भारत में भी जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो बढ़े हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ द पैंडेमिक। एंड कैसे आपको पता चलेगा कि बढ़े या नहीं बढ़े, तो आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अनुसार 46% कंप्लेंट्स जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2021 वो आपका इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो 46% राइज हुआ है कंप्लेन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2021 ओवर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट 2020। ठीक है, तो 2020 के कंपैरिजन में इसी सेम पीरियड में आपका अगर कंपेयर करें तो इस बार के पीरियड में 46% राइज हुआ। तो आप समझ सकते हो कि यस काफी ज्यादा शार्प इंक्रीजमेंट हुआ है क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। एंड इनिशिएटिव क्या ली जा रही हैं टू प्रिवेंट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन? तो पहली बात तो जो सेंटर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर एंड सपोर्ट सर्विसेज को एसेंशियल कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब यूं कह सकते हो कि ये क्या है आपका डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर, कि अगर आपका वायलेंस होता है और महिलाएं प्रभावित होती है तो यहाँ पर आ सकती हैं, उनके लिए सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। वो इसेंशियल है सो दैट गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पर बना रहे, यहाँ पर किसी प्रकार की कमी उन्हें ना हो। ठीक है। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वेव जो पैंडेमिक का आया उसमें 700 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स ओपन रहे थे इंडिया में। एंड एनजीओ जैसे आपका स्त्री मुक्ति संगठन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोल ऑफ एनजीओ देखने को मिल रहा है इन रिड्यूसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, एनजीओ जैसे स्त्री मुक्ति संगठन ये सब महिलाओं को मदद कर रहे हैं, फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑनलाइन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का कंसेप्ट भी है सो दैट स्मार्ट पॉलिसिंग की जा सके। पॉलिसिंग मतलब जो पुलिस निगरानी करते हैं उनमें बेसिकली एडवांसमेंट किया जा सके, सेफ्टी मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट यानी कि सिटी में स्मार्ट पुलिसिंग हो, सेफ्टी मैनेजमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स इसे भी लॉन्च किया है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करें रिलेटेड न्यूज की, तो यूनेस्को बेसिकली इन्होंने एक रिपोर्ट लेकर आया है जिसका टाइटल है व्हेन स्कूल्स शट जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स, जिसके तहत कहा गया है कि ये जो लंबे समय तक स्कूल बंदी हुई कोविड-19 के कारण, इसने जेंडर इक्वलिटी को भी थ्रेट किया है। तो आप याद रख सकते हो बेसिकली कि कोविड-19 ने आपका जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट किया। कैसे? तो ये रिपोर्ट कोट कर देना आप कि बेसिकली गर्ल का जो टाइम है टू लर्न ये कम हो गया, कंस्टेंट हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। कैसे? बिकॉज हाउस होल्ड वर्क जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई। हाउस होल्ड वर्क में बढ़ोतरी होने के कारण आपका जो टाइम टू लर्न है महिलाओं के लिए वो कंस्टेंट हुआ। दैट्स वाई यहाँ से आपका जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ी है ना, जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ी यहाँ पर आपका। एंड जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन जैसे इंटरनेट इनेबल डिवाइसेस की मौजूदगी न होना, ये कहीं ना कहीं जो गर्ल्स की एबिलिटी है कि वो पार्टिसिपेट करे एंड रिमोट लर्निंग से बेनिफिट करे, यहाँ पर भी आपका उतना ज़्यादा उचित बेनिफिट नहीं मिला रिमोट लर्निंग का महिलाओं को। ठीक है, तो ये हमने दो इश्यू डिटेल से डिस्कस की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूक्रेन रेजेज रशिया अटैक्स फियर्स बेसिकली। तो यूक्रेन आपको ही पता है रशिया का नेबरिंग कंट्री है और यूक्रेन का ही एक क्रीमियन पेनिनसुला था, क्रीमिया, जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था। एंड बेसिकली फिर से अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये है रशिया और ये है आपका यूक्रेन। एंड यहाँ पर आपका फियर चल रहा है रशिया के अटैक का। तो क्यों ये बात सामने नजर आ रही है? तो बेसिकली आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स नाटो बेसिकली मिलिट्री अलायंस है आपके लाइक मैंडेट यूएस एंड अदर नेशन का। एंड यूक्रेन ऑफिशियल इन सबों ने बेसिकली रिपोर्ट किया है कि अनयूजुअल रशियन ट्रूप मूवमेंट हो रही हैं इन द नियर बाय
एरियाज ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर आपका रशियन ट्रूप्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रशिया का अटैक हो सकता है। एंड अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो यूक्रेन है वो नाटो के इन्हांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स में से एक सदस्य है। ठीक है, याद रखना है आपको, जो नाटो है और उसका आपका इन्हांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर है उसमें 6 मेंबर है, उसमें से एक यूक्रेन भी है। तो बेसिकली अन्य 5 कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, जॉर्जिया है, जॉर्डन है, स्वीडन है। ठीक है, एंड बेसिकली रशिया क्यों इस प्रकार की एक्टिविटी पर फोकस कर रहा है? तो रशिया को लग रहा है कि अगर यूक्रेन की एंट्री नाटो में हो जाती है तो रशिया के लिए खतरा है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन दोनों बॉर्डरिंग नेशन है। ठीक है, तो ऐसे में अगर नाटो का प्रेजेंस मतलब व्हाट, यूएस का प्रेजेंस, और यूएस का प्रेजेंस जब यूएस और रशिया आमने सामने होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बढ़े। दैट्स वाई रशिया को यहाँ पर खतरा लग रहा है। तो रशिया को खतरा क्यों लग रहा है कि अगर वो नाटो में यूक्रेन ज्वाइन करती है तो फिर रशिया के लिए खतरा होगा। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया भी कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज करने में बेसिकली आगे बढ़ रहा है। तो सिलेबस आई थी कि हमने डिस्कस नहीं किया। आर्टिकल 2 नंबर, यस आई डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स एंड द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ठीक है, नहीं ये, हाँ ये उल्टा सिलेबस मैंने बोल दिया आपको, ये इसमें आएगा। ये देख लो, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के इंटरेस्ट पर, ये कहीं ना कहीं आपका टॉपिक में आता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस है 2014 में स्टार्ट हुई थी, और आपको ही पता है क्रीमियन पेनिनसुला कैप्चर कर लिया गया था रशिया के द्वारा। इसके कारण आपको ही पता है कि जो G8 ग्रुप हुआ करता था उसमें रशिया को निकालकर G7 ग्रुप भी बना। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तो आप देख सकते हो जब क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया यूक्रेन से, क्रीमिया बेसिकली यूक्रेन का ही पार्ट था लेकिन रशिया ने इसे एनेक्स किया, तो जो यूक्रेन की आर्मी है उसके बाद से ही कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गई विद द प्रो रशियन सेपरेटिस्ट। जो आपका ये इलाका आप देख रहे हो ब्लू कलर का इलाका, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट, यानी कि वहां पर रशिया के जो समर्थक है वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं अलोंग विद द यूक्रेन आर्मी। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये हो गया, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट एरिया देख सकते हो, सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज ऑफ डोनेस्क एंड लुहांस्क, ये है आपका 2 एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो जो आपका यूक्रेन है, यूक्रेन की आर्मी है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आपका इन्वॉल्व थी विद द प्रो रशियन सेपरेटिस्ट इन द 2 ब्रेक अवे रीजन। ये 2 ब्रेक अवे रीजन की बात हमने की। ठीक है, नवंबर 2014 से ही, क्योंकि नवंबर 2014 के बाद आपका रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था फ्रॉम यूक्रेन। एंड 2015 में आपका ओपन कॉन्फ्लिक्ट ये जो हुआ था इसको रीस्टोर किया गया, मतलब सॉल्व किया गया, जब आपका मिन्स्क 2 पीस एग्रीमेंट साइन हुआ विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। तो याद रखना आपको, मिन्स्क 2 पीस एग्रीमेंट अगर बोलेगा तो ये आपका पीस एग्रीमेंट है एसोसिएटेड विद द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इसमें जो हेल्प करने वाले, मेडिएट करने वाले फ्रांस एंड जर्मनी है। एंड बेसिकली इसके तहत क्या बातें की गई थी? तो इसके तहत बोला गया कि जो आपका रिवेल रीजन में फाइटिंग चल रहा है दोनों के बीच, इसको एंड किया जाए, एंड जो बॉर्डर है ये यूक्रेन के नेशनल ट्रूप्स को सौंप दिया जाए। एंड बेसिकली यूक्रेन इसके बदले में क्या करेगा? तो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा पावर देना पड़ेगा इन ब्रेक अवे रीजन को, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ संवैधानिक रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे, एंड जो उनके स्पेशल स्टेटस हैं, ठीक है, ब्रेक अवे रीजन के, उनको भी कोडिफाई करना पड़ेगा। तो ये बातें इस एग्रीमेंट में बोली जा रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का क्या स्टैंड था।
तो जो इंडिया है, इन्होंने यूक्रेन स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन जो यूएन में पास हुई थी उसके खिलाफ वोटिंग किया था एंड कंडेम्ड किया था कि कहीं ना कहीं जो क्रीमिया में है वो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओल्ड एलाय है रशिया, उसका हमने समर्थन किया। तो यहाँ से आपका ये इश्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिलीज किया गया है। तो बेसिकली सिलेबस पर हम फोकस करेंगे कि सिलेबस में क्या है आपका। तो आर्टिकल नंबर 4 बेसिकली आप देख सकते हो, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ सैनिटेशन, इसी में आ जाते हैं। दैट्स वाई आपका ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट आपका इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इस रिपोर्ट से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हो जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। तो बेसिकली ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण है ये एनुअल सर्वे है। बेसिकली एनुअली सर्वे की जाती है क्लीननेस के मामले में, हाइजीन के मामले में, सैनिटेशन के मामले में कि सिटीज में कितना सैनिटेशन, हाइजीन या फिर क्लीननेस हो रहा है। ट्रैकिंग की जाती है अक्रॉस द इंडिया अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। एंड इसे कौन कंडक्ट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंडक्ट करते हैं विथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो ये याद रखना है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपका नीति आयोग नहीं है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है इस सर्वे का, बेसिकली लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, इनिशिएटिव्स का जो भी लिए जा रहे हैं, गार्बेज फ्री सिटीज के लिए एंड ऑफेन डिफेक्शन फ्री सिटीज के लिए अलोंग विथ अदर ऑब्जेक्टिव्स। एंड फर्स्ट सर्वेक्षण आपका 2016 में की गई थी। तो कैसे आपको पता चलेगा कि लार्ज स्केल सिटीजन पार्टनरशिप है? देख सकते हो पार्टिसिपेशन है। तो देख लो यहाँ पर आपका सिटीजन का वॉइस 30% वेटेज दिया गया है। दैट्स वाई आपका लार्ज स्केल सिटीजन पार्टनरशिप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर रोल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इंश्योरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू एनालाइज टू मॉनिटर, यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते इस पॉइंट को, ठीक है। फर्स्ट सर्वेक्षण आपका 2016 में किया गया एंड देख सकते हो आप इस बार 4320 सिटीज का पार्टिसिपेशन हुआ है। एंड अब ये जो आपका 6th एडिशन है स्वच्छ सर्वेक्षण का, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे बन गया है बिकॉज 4320 सिटीज का पार्टिसिपेशन हुआ। एंड सर्वे को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हम देखेंगे। लेकिन की फाइंडिंग क्या है? तो 5वीं बार लगातार इंदौर आपका क्लीनेस्ट सिटी का टैग लिए हुए है। उसके बाद सूरत है, विजयवाड़ा है इन द मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी, है ना, जहां पर 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी यानी कि वो सिटी जहां पर आपका 1 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा है। आई थिंक कि यहाँ पर 10 लाख होना चाहिए, एक बार आप हमें कंफर्म करो क्योंकि मिलियन प्लस सिटीज का कैटेगरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी रहा है, सूरत, विजयवाड़ा उसके बाद नेक्स्ट में है। एंड वाराणसी पहले की ही तरह वेस्ट गंगा टाउन के रूप में इमर्ज हुआ है, जबकि अहमदाबाद कंटेनमेंट जो है आपका इंडियाज क्लीनेस्ट कंटेनमेंट का टाइटल अभी इन्होंने प्राप्त किया है। एंड एडिशनली यहाँ पर एक बात जानने की है कि ये जो आपका प्रेरक द्वार सम्मान है, प्रेरक दौर सम्मान, बेसिकली प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत नया परफॉर्मेंस कैटेगरी, एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। एंड 5 सिटी जैसे इंदौर, सूरत, नावी मुंबई, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तिरुपति, इनको दिव्य यानी कि प्लेटिनम के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं एनालिसिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 टोटल मार्क्स 6000 एंड आपका सिटीजन के वॉइस को 1800 मार्क्स दिए जाते हैं। सर्विस लेवल प्रोग्रेस यानी कि क्या सिटीज में सेग्रीगेटेड कलेक्शन होती है या नहीं होती है, प्रोसेसिंग क्या है उसका, डिस्पोजल होती है नहीं होती है, सस्टेनेबल सैनिटेशन का क्या प्रोविजन है, उसके लिए आपका 40% वेटेज
2400 मार्क्स का दिया जाता है एंड फिर 30% सर्टिफिकेशन के लिए 1800 मार्क्स के लिए है, ठीक है। यानी कि स्टार रेटिंग आपका, फिर ओडीआई प्लस ओपन डिफेक्शन फ्री, फिर प्लस वाटर, इन सब के लिए आप देख सकते हो 30% इन सब के आधार पर सर्टिफिकेशन दी जाती है। सो ये हमने आर्टिकल नंबर 4 डिस्कस किया। तो बेसिकली आप देख लो, आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को बताएं, ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है। ओम्बड्समैन यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई ग्रीवेंसेस हुई, तो उसको रिड्रेस करने के लिए एक ऑफिसर को बिठाया जाता है, उसको हम ओम्बड्समैन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोकपाल, इन सब में आपने ओम्बड्समैन का नाम सुना होगा, है ना। तो ओम्बड्समैन इज नथिंग बट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, इन सभी क्षेत्र में हो सकती है। तो पहले क्या था कि 3 ओम्बड्समैन आरबीआई के अंतर्गत हुआ करती थी, जो 3 डिफरेंट इश्यूज को देखा करती थी। एक आपका बैंकिंग से रिलेटेड ग्रीवेंसेस को देखा करती थी, एक आपका एनबीएफसी के रिलेटेड ग्रीवेंसेस को देखा करती थी, एंड एक आपका डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो आप करते हैं, यूपीआई, है ना, नेट बैंकिंग, डेबिट, तो इन सब के लिए आपका देखा करती थी। तो 3 था। अभी क्या हुआ है, आपका इन तीनों को मर्ज करके सिंगल विंडो कन्वर्जेंस, यानी कि एक ही ओम्बड्समैन जो तीनों फंक्शंस टेक ओवर करेंगे, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट हमने देखा एंड अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस बेसिकली आपका आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 5, यहाँ पर आप देख लो, इंडियन इकोनॉमी से आपका सिलेबस कवर अप होगा। यहाँ पर है आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हुआ कि ये जो आपका स्कीम लाई गई है आरबीआई के द्वारा, इसमें इन्होंने नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके डिपॉजिट साइज 50 करोड़ एंड उससे ऊपर के है, तो वो भी आपका इस ओम्बड्समैन के परव्यू में आएगा। तो अगर हम बात करें की बेनिफिट क्या होगी एंड क्या अदर बेसिकली एडिशन किए गए हैं आरबीआई ने ओम्बड्समैन के फंक्शन में, तो पहली बात तो यूनिफॉर्म ज्यूरिडिक्शन होगा। कैसे यूनिफॉर्म ज्यूरिडिक्शन होगा, तो ये तो अब आपका इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, जो एनबीएफसी, बैंकिंग एंड जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड ग्रीवेंसेस है, उसको एक ही बॉडी टेकल करेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या हुआ कस्टमर को, वो डायरेक्टली यहाँ पर कांटेक्ट करेगा। पहले क्या था, टेरिटोरियल बेस्ड ज्यूरिडिक्शन थी। अभी क्या हुआ कि आप देश भर में कहीं से भी कोई भी इश्यू आएगी, आप रेज कर सकते हो। देयर इज यूनिफॉर्म ज्यूरिडिक्शन। अर्स्टवाइल पहले क्या था, टेरिटोरियल बेस्ड ज्यूरिडिक्शन था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट्स हैं, जिस ग्राउंड पर कंप्लेंट की जाएंगी, ठीक है, उसका भी बढ़ोतरी, उसका भी जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। यानी कि पहले जो आपका कंप्लेंट दर्ज किया जाता था, उसमें ऐसा नहीं था, या फिर इस प्रकार के ऑप्शन नहीं थे कि किसी भी प्रकार के ग्रीवेंसेस को आप रजिस्टर कर सकते थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड स्कीम से, इसके तहत आपका ये जो डिफिशियंसी इन सर्विस, ये आपका एडिशन किया गया है, डिफिशियंसी इन सर्विस, एंड ये ग्राउंड होगा फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट along with स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन। यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं जो लिस्ट में नहीं होंगे, तो उसके लिए आपका डिफिशियंसी इन सर्विस वाला लिस्ट पर आप क्लिक करके आप अपने कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, वाइडर ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट। एंड फिर आप देख सकते हो नो डिफरेंशियल कंपनसेशन, यानी कि ये जो आपका डिफरेंशियल ट्रीटमेंट था बैंकों के लिए कि बैंक इतना कंपनसेशन देंगे, नॉन बैंक इतना कंपनसेशन देंगे, अब ये सिस्टम खत्म हो गया है, अब यूनिफॉर्म कंपनसेशन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हैज नाउ बीन स्ट्रीमलाइंड। एंड फिर आपका अगर लेट से कि ये ओम्बड्समैन आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकता, तो फिर कहां पर अपील करोगे,
तो इससे पहले के जो भी स्कीम्स थे, इसने कस्टमर्स को बोला कि आप अपील करो, जो भी फैसला आपका ये ओम्बड्समैन करता है, कहाँ पर करोगे? एपेलेट अथॉरिटी के पास करोगे। और ये एपेलेट अथॉरिटी बेसिकली आपका डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो इंचार्ज में है उनके पास हुआ करता था। अभी क्या हो रहा है? अंडर द इंटीग्रेटेड स्कीम कस्टमर्स जो है अपील कर सकता है यूजिंग द सेम पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? अपील के मामले में पहले के जो स्कीम्स जो कस्टमर्स को अपील के लिए अलाउ करते थे अगेंस्ट द अवार्ड और द रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट, किसको? एपेलेट अथॉरिटी को। और ये एपेलेट अथॉरिटी में आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई इंचार्ज। लेकिन अब क्या हो रहा है? आप ऑनलाइन सेम पोर्टल पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, इसे डिस्कस करने के बाद आप समझ सकते हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उसका काफी ज्यादा रोल बढ़ता जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम होनी चाहिए इस प्रकार के अगर ग्रीवेंसेस आते हैं जहां पेमेंट डिडक्ट हो गया, या फिर यूं कह सकते हो कि आपका ट्रांजैक्शन पैसे डिडक्ट हुए, सक्सेसफुल नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर आप इस मैकेनिज्म से सॉल्व कर सकते हो। तो ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन मीन्स हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो रिड्रेस कर सके चैलेंजेज ऑफ द कस्टमर्स जो फेस किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर ओवर 87,000 यूएन पीस कीपर्स ये ग्रेटर थ्रेट फेस कर रहे हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली ये जो आपका यूएन पीस कीपिंग मिशन चलता है उसमें जो पीस कीपर्स फोर्सेस भेजे जाते हैं, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उन्हें फेस करती है एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो किस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है उसे हम डिस्कस करेंगे, क्या चैलेंजेज वो फेस करते हैं इन सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द पीस कीपिंग फोर्सेस, तो हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द सिलेबस। आर्टिकल नंबर 6, तो आर्टिकल नंबर 6 आपका वही है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फोरम्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ये आपका आर्टिकल 6 में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग चीफ जीन पायरे लेकोरिक्स, इन्होंने कहा है कि जो यूएन पीस कीपिंग मिशन है वो ग्रेटर थ्रेट का सामना कर रही हैं प्रेजेंट डे में कंपेयर टू द 3 years एगो। तो क्या कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना यूएन पीस कीपर्स फेस कर रही है? तो पहली बात तो ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जो वहां पर देखने को मिलता है जहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस मौजूद है, वो आपका मल्टीपल फैक्टर्स के कारण अराइज होता है। क्या मल्टीपल फैक्टर हो सकती है? एथनिक टेंशन है ना, एथनिक टेंशन यानी कि मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स, अब वहां पर लेट्स से कि कॉपरेशन नहीं बनता है तो वहां पर एथनिक टेंशन है। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेररिज्म, ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मल्टी लेयर्ड है, यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लोकल या फिर नेशनल लेवल पर नहीं है बल्कि रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पर ही है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्टिविटीज का बढ़ना इन द अफ्रीकाज इम्पोवरिज्ड साहेल रीजन, तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पर आपका ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। एंड प्रेजेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनहांसर भी देखने को मिला, जैसे कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके कारण क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने में मदद करता है। ये फेक न्यूज का आपको ही पता है ये कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ाता है। मिस इन्फॉर्मेशन, यूजेज ऑफ इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मीन, एंड पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट डेटेरिएटेड, तो जो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो और ज्यादा डेटेरिएट हो गई है। जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा बिगड़ेंगी ही। तो स्टेप्स क्या लिए जाए टू मेक यूएन पीस कीपिंग मिशन मोर इफेक्टिव? पहली बात तो मेडिकल सपोर्ट एंड इक्विपमेंट दो, क्योंकि आप अगर फोर्सेस भेज रहे हो, फोर्सेस के पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, मतलब मेडिकल सपोर्ट नहीं है, ग्रेटर गुड इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर कैसे वो फाइट कर सकेगा, पीस कीपिंग कैसे वो स्टेब्लिश कर सकेगा, है ना। तो ये प्रोवाइड करो टू मेक पीस कीपर्स मोर निम्बल, मोबाइल एंड रिएक्टिव, एंड कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ज्यादा दो सो दैट वो इजीली मूव कर सके फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एंड नंबर ऑफ वुमेन्स को बढ़ा दो पीस कीपिंग ऑपरेशन में, बिकॉज वुमेन इन पीस कीपिंग मिशन इज मोर इफेक्टिव
इन पीस कीपिंग। फॉर एग्जाम्पल जाएंगी और उन जो भी बात करके शांत करना हो तो वो शांत किया जा सकता है। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कहा जा रहा है कि पीस कीपिंग का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए जो बेटर कम्युनिकेशन इनेबल करेगा एंड मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने में मदद करेगा एज वेल एज बेटर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड अगर हम बात करें यूएन पीस कीपिंग की, तो पीस कीपिंग मिशन बेसिकली ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट से आपका ये चल रहा है। एंड यहाँ पर क्या होते हैं कि जो ट्रूप्स होते हैं, पुलिसेस होते हैं, वो मेंबर स्टेट्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीस फोर्सेस। एंड 3 बेसिक प्रिंसिपल से गाइडेड होते हैं। एक तो कंसेंट ऑफ द पार्टी, दूसरा इम्पार्शियलिटी एंड तीसरा नॉन यूज ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। तो ये हमने ग्रेटर डिटेल से आर्टिकल्स डिस्कस किए, 6 आर्टिकल्स। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।